नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो अपना मेंस का जो मॉक टेस्ट नंबर आपका सेकंड है उसके सॉल्यूशंस। तो आइए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे आपके। इस आज के इस मॉक टेस्ट का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन डाइकॉट्स द पोलन ग्रेन्स पजेस द्विबीज पत्री पौधों में पराग कणों में होता है। देखो जनरली अगर आप देखो तो अपन पढ़ते हैं दो टाइप के अपन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड देखो अपने को पता है वो पेड़ पौधे जिनके बीजों पर क्या होता है दोस्तों, कवर होता है, उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। आपको पता है स्पर्म का मतलब भी क्या होता है दोस्तों? बीज। क्या होता है? बीज। तो वो पेड़ पौधे जिनके बीज क्या होते हैं दोस्तों, कवर से, जिनके बीजों के ऊपर क्या होता है? कवर होता है। ठीक है, तो उनको हिंदी में बोलते हैं आवर्त बीजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको बोलते हैं आवर्त बीजी पौधे। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? जिम्नोस्पर्म आपके प्लांट। अब जिम्नोस्पर्म प्लांट में भी अपन देखते हैं दो टाइप के प्लांट अपने को अगर देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों मोनोकॉट्स, एक होते हैं मोनोकॉट्स प्लांट्स, एक होते हैं दोस्तों डाइकॉट्स प्लांट। एक होते हैं डाइकॉट्स प्लांट। क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये पूरी कहानी दोस्तों किस पर टिकी हुई है? बीज पर। किस पर टिकी हुई है? बीज पर कहानी टिकी हुई है। देखो आप कोई भी ऐसे पेड़ पौधे लो जिनका बीज अगर आप देखो तो आपको पता चले कि अगर आप उसको तोड़ो तो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है ना। तो वो तो होते हैं दोस्तों पेड़ पौधे कौन से? डाइकॉट्स वाले। और वो पेड़ पौधे जिनके बीज अगर आप देखो तो दो हिस्सों में नहीं बढ़ते हैं, एक सिंगल ही हिस्सा होता है, वो होता है दोस्तों मोनोकॉट। नाम से पता चल रहा है क्या? नाम से पता चल रहा है। मोनो मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंगल। डाई का मतलब क्या होता है? दो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप एक काम करना, अपने घर के अंदर चना होता है ना, चने जो अपन खाते हैं, उसको आप भिगोने के बाद जब वो चना फूल जाए आप उसके कवर को हटाओ, अंदर से येलो कलर का चना निकलेगा। हाँ, आप उसको दबाओ, दबाते वो चना का दो हिस्से बन जाएंगे। इसका मतलब चना क्या है दोस्तों? आपका डाइकॉट बीजी वाला डाइकॉट है, मतलब द्विबीज पत्री पौधा है। समझ पा रहे हो क्या? जबकि आप मक्के का देख लो, मक्के का बीज देख लो, वो केवल एक सिंगल हिस्से में आपको मिलेगा। तो वो दोस्तों क्या है? एक बीज पत्री, मोनोकॉट क्या है दोस्तों? प्लांट है। तो अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था एक्चुअल में क्या? क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो द्विबीज पत्री पौधे होते हैं उसमें जो परागकण होते हैं, ठीक है, उसमें जो दोस्तों जो आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, उसमें कितने छिद्र होते हैं? तो दोस्तों उसमें अपन को 3 जनन छिद्र देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? उसमें अपने को दोस्तों 3 जनन छिद्र, है ना, 3 जर्म पोर्स देखने को मिलते हैं। कितने छिद्र देखने को मिलते हैं ऐसे डाइकॉट पौधों के अंदर? 3 देखने को दोस्तों ऐसे छिद्र देखने को मिलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अमोनियम सल्फेट है, उसमें बोल रहा है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए, मतलब पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ही पूछना चाह रहा है कि जो अमोनियम सल्फेट होता है उसका जितना टोटल क्या होता है? मास होता है, उसमें से नाइट्रोजन का मास कितना होता है। तो आओ देखते हैं। पहले तो अपने को अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का पहले अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। अमोनियम सल्फेट, तो अगर अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला देखें दोस्तों तो वो होता है आपका NH का 4 और इसका दोस्तों क्या होता है? अमोनिया NH4 और इसका होल ट्वाइस, और साथ में सल्फेट क्या होता है दोस्तों? SO4। क्या होता है दोस्तों? SO4 होता है। ठीक है, अब पूछा इसके अंदर दोस्तों नाइट्रोजन का मास कितना है। इसके अंदर नाइट्रोजन का मास कितना है? तो आओ देखते हैं नाइट्रोजन का मास कितना है परसेंटेज के अंदर। देखो पहले तो अपने को इन सब का अलग अलग से मास पता होना चाहिए। तो अपने को पता है दोस्तों नाइट्रोजन क्या होता है? N का एटॉमिक नंबर तो कितना होता है आपको पता है? 7। तो मास नंबर जस्ट लगभग दुगना कर दो, मास मोलर मास लगभग कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का इसका तो मोलर मास लगभग कितना होता है? 1 ही होता है। अगला सल्फर का, इसका मोलर मास एटॉमिक नंबर लगभग 16 × 2 कर दो लगभग कितना हो जाएगा? 32। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो मास लगभग कितना हो जाएगा? मोलर मास लगभग कितना होता है? दुगना कर दो 16, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाता है? 16। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि टोटल इनका मास कितना निकलता है, पूरा इसका कंप्लीट मास कितना है अमोनियम सल्फेट का। नाइट्रोजन, अच्छा पहले देखो इस होल ट्वाइस है अमोनिया का, तो पहले तो 2 से इंटू करेंगे। ठीक है, 2 किसका? नाइट्रोजन का कितना होता है दोस्तों? तो नाइट्रोजन का कितना है? 14। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का कितना है? 1 को, और ये 4 इसके साथ लगा हुआ केवल हाइड्रोजन के साथ, 4 केवल हाइड्रोजन के साथ है, तो 1 × 4। ठीक है, 1 × 4 से क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, और होल ट्वाइस 2 से इंटू कर ही दिया, प्लस साथ में सल्फर का कितना होता है? सल्फर का मास लगभग कितना? 32 है। ठीक है, 32 प्लस, ठीक है 32, ये इसको अपन अलग जोड़ रहे हैं सल्फेट को। ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का 16, और 16 और ऑक्सीजन के लिए क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 4, तो 16 × 4, तो 16 × क्या हो जाएगा? 4। ये अब इन सबको जोड़ दो, तो 14 और 4 क्या होता है दोस्तों? 18। 14 और 4 कितने होते हैं? 18। ठीक है, 14 और 4 18, और 18 को 2 से इंटू करो कितना हो जाएगा? 36, प्लस
16 इंटू 4 कितने होते हैं 64, और 64 प्लस 32 कितना होता है 96, कितना होता है 96। और अब आप इन सबको जोड़ दो तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 और 6 हो जाएंगे 12, और एक हासिल, और 9 और 3 कितने हो जाते हैं दोस्तों आपके 12, और 12 और 1 कितना हो जाता है 13। तो लगभग दोस्तों ये कंप्लीट अमोनियम सल्फेट का मोलर मास कितना निकलेगा दोस्तों 132। बोलो कितना निकलेगा 132। अब हमें इसमें पता करना है दोस्तों नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है। तो आप एक बात बताओ नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर, तो नाइट्रोजन यहाँ होल ट्वाइस मतलब 2 इस नाइट्रोजन के लिए लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन का खुद का मास कितना होता है दोस्तों 14, और ऐसे नाइट्रोजन है कितने यहाँ पे 2। तो फिर बताओ ओवरऑल नाइट्रोजन कितना है, तो आप बोलो सर ओवरऑल नाइट्रोजन है 2, और एक नाइट्रोजन का कितना मोलर मास होता है 14, और ओवरऑल पूरा अमोनियम सल्फेट का कितना मोलर मास निकल के आया 132, और परसेंटेज के लिए कर दो इंटू 100। तो बस इसको सॉल्व कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 28 अपॉन 132, और इंटू इसको काट दो किससे 100 से। तो ये मोटा मोटी लगभग ये आंकड़ा आपका निकल के आएगा 21.2% के आसपास, मतलब मोटा मोटी बोलो तो 21% के आसपास ये मामला निकल के आएगा आपका। तो यही हमसे पूछा था। तो क्वेश्चन क्या था, अमोनियम सल्फेट के अंदर क्या, अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो लगभग कितना हो जाएगा दोस्तों 21%, बोले तो 21% हो जाएगा। डन, ओके। नेक्स्ट अगला देखो। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, हर मॉक टेस्ट में, हर एक दूसरे मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम जानते हैं दोस्तों हमारे जो मूल कर्तव्य है वो भारतीय संविधान के भाग 4A के अंदर है। भाग 4A, उसमें एकमात्र आर्टिकल है दोस्तों कौन सा 51A। ये बार बार अपन ने पढ़ लिया। कहां से लिया इनको दोस्तों, USSR, जिसको अपन क्या बोलते हैं सोवियत संघ, सोवियत संघ, जिसको आज की तारीख में क्या कहते हैं रशिया या रूस कहते हैं। है कितने मौलिक कर्तव्य दोस्तों, तो शुरू में कितने थे 10, बाद में एक जोड़ा, और टोटल कितने हो गए 11। इनको कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, ये भी अपन अच्छे से जानते हैं 42nd है ना, संविधान संशोधन बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा दोस्तों है ना, इनको जोड़ा गया था। शुरू में कितने जोड़े थे 10, बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा वाला भी दोस्तों जोड़ दिया गया। कुल मिला के मौलिक कर्तव्य कितने हो गए दोस्तों 11। और कब बात है 1976 में पहली बार इनको जोड़ा। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। तो ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, एकमात्र आर्टिकल इसमें 51A। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। यह है कि वाई सोशलिज्म, ये बुक किसकी है दोस्तों, तो सोशलिज्म आती दिमाग में और कुछ आना नहीं चाहिए दोस्तों, बहुत फेमस है अपने सोशलिज्म के लिए, कौन, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण की दोस्तों बुक है कौन सी, वो है आपकी वाई सोशलिज्म, वाई सोशलिज्म। और दोस्तों इनकी एक योजना भी जो बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, जयप्रकाश नारायण की एक योजना है और उसका नाम है सर्वोदय योजना। जयप्रकाश नारायण की एक योजना है जिसका नाम है सर्वोदय योजना। और सर्वोदय योजना कब आई थी दोस्तों 1950, जनवरी 1950 में। तो याद रखना सर्वोदय योजना किसकी, जयप्रकाश नारायण की। और जयप्रकाश नारायण की एक बहुत फेमस बुक है वाई सोशलिज्म। और ये वही जयप्रकाश नारायण है, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी चलाई थी तो उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था जिसको शॉर्ट में कहते हैं जेपी मूवमेंट। वो जेपी यही है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान टाइम्स जो एक न्यूज़पेपर है उसमें थोड़ा आर्थिक तंगी आ गई थी, इस न्यूज़पेपर को पैसे की किल्लत हो गई थी, तो उसको उस वक्त पैसे की किल्लत पूरी करवाने के लिए उन्होंने एक लोन दिलवाया। किस बैंक से दोस्तों, ये पूछा जाता है कि ये जो उन्होंने लोन है दोस्तों वो किस बैंक से दिलवाया था दोस्तों, तो ये लोन उन्होंने दिलाया था पंजाब नेशनल बैंक से। किससे दोस्तों, PNB, पंजाब नेशनल बैंक से ये लोन दिलवाया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। तमिलनाडु में जो शिवकाशी जगह है वो किस उद्योग के लिए फेमस है। हम सब जानते हैं शिवकाशी जो तमिलनाडु में जगह है वो पटाखों के लिए दोस्तों, जो फायरवर्क्स है उसके लिए बहुत ही ज्यादा जानी जाती है। ये फटाके ज्यादातर तमिलनाडु में शिवकाशी से ही बन के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला कि इनमें से कौन है दोस्तों जिनको कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने अपने एरिया के अंदर बहुत अच्छे काम किए। तो दोस्तों एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दोस्तों रेमसे। क्या नाम है दोस्तों, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दोस्तों क्या, रेमसे। ये एक्चुअल में एक जगह है अभी तो उत्तराखंड अलग से राज्य बन गया, पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। कुमायूं, उत्तराखंड में जगह है ना कुमायूं, वहां के दोस्तों कमिश्नर थे रेमसे। कहां के कमिश्नर थे दोस्तों, ये कमिश्नर थे आपके कहां के, कुमायूं के, है ना। ये कुमायूं के रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं दोस्तों, कमिश्नर रह चुके हैं। और ये अपने बहुत अच्छे स्वभाव और बहुत अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। वहाँ के लोगों में, आम जनता में इन्होंने दिल जीत लिया एक तरीके से, बहुत अच्छे वहाँ पे काम किए। वहाँ के लोग दोस्तों इनसे बहुत ही खुश थे और इसलिए उन्होंने, कुमायूं इलाका पहाड़ों का है इसलिए इनको बोल दिया दोस्तों, क्या बोल दिया कि ये तो हमारे पूरे पहाड़ों के क्या एक तरीके से कमिश्नर है और वास्तव में इन लोगों ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो इन रेमसे साहब को दोस्तों कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जाना जाता है। कहाँ के कमिश्नर, वो हिल्स कहाँ की पहाड़ियों की बात हो रही है दोस्तों, ये बात हो रही है कुमायूं के पहाड़ियों की, वर्तमान जो उत्तराखंड का इलाका है। अगला,
कास्ट जो शब्द है दोस्तों ये किस भाषा से लिया गया है ना? कास्ट जो शब्द है दोस्तों ये किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो कास्ट शब्द है दोस्तों ये पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों? कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया है। पुर्तगाली ऑप्शन में ना हो तो अपन बोल देंगे स्पेनिश से, एक ही बात है। मतलब दोनों भाषा में ये वर्ड यूज होता है कास्ट। एक्चुअली में पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है कास्टा, उस कास्टा से बना है दोस्तों कास्ट, और इस कास्टा का शाब्दिक अर्थ होता है वंश, बोले तो लीनेज, लाइनेज, या एक तरीके से बोल सकता हूँ रेस, बोले तो जाति, या फिर एक तरीके से बोल सकता हूँ ब्रीड। ये सब एक ही मतलब है। इन सबको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? नस्ल। तो एक्चुअल में कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लीनेज, या फिर होता है आपका रेस, या फिर क्या होता है ब्रीड, या हिंदी में बोले तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नस्ल या जाति। आखिरी बार बोल रहा हूं, कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा से लिया गया। तो आप बोल फिर हमारे यहाँ कैसे यूज हुआ? अरे पुर्तगाली हमारे यहाँ पर आए ना, राज करके गए और हमारी भाषा में खूब सारे अपने वर्ड छोड़ के चले गए। अगला, विश्व खुशहाली दिवस 2024 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है? एक अच्छा टॉपिक होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। मैं आपको लेके चलता हूं जून 2012 में। जून 2012 में जो यूएन की जो दोस्तों महासभा है, यूएनओ की दोस्तों क्या है जो महासभा है, महासभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? महासभा को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं जनरल असेंबली। बोलो क्या बोलते हैं दोस्तों? महासभा को इंग्लिश में बोलते हैं जनरल असेंबली। आपको पता हो तो यूएनओ के 6 अंग है, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है यूएन महासभा, बोले तो यूएन जनरल असेंबली। दोस्तों यहां पर इसके 193 सदस्य देश हैं। तो 193 सदस्य देश दोस्तों हर साल इकट्ठा होते हैं, हर साल इनकी मीटिंग होती है। ऐसे ही दोस्तों ये इकट्ठा हुए थे जून 2012 में, और तब एक प्रस्ताव पारित किया गया, क्या क्यों ना हम हर साल एक वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाएं, और उस साल विश्व के देशों की रैंकिंग की जाए कि कौन सा देश सबसे ज्यादा क्या है, खुशहाल है। वो अब निकालोगे कैसे खुशहाली, इसके कई पैमाने हैं। वहाँ की लिटरेसी रेट देखो, वहाँ की जीवन प्रत्याशा, लोग कितना जिंदा रह रहे हैं, बहुत सारे पैमानों पर नाप कर क्यों ना हर साल हम एक दिन ऐसा रखें जिस दिन हम वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाएं, और उस दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस की रैंकिंग निकाली जाए देशों के बीच में। तो ये प्रस्ताव कब पारित किया यूएन महासभा ने, यूएन जनरल असेंबली ने? जून 2012 में। और कब बोला कि आज आने वाले साल की हर इस तारीख को हम हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाएंगे, और वो तारीख तय की गई 20 मार्च। 20 मार्च को बोला कि हम हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाएंगे। क्या मनाएंगे? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर पूछा जाए पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया गया, पहली बार ऐसा फर्स्ट, तो फर्स्ट दोस्तों मनाया गया कब? 20 मार्च 2013 को, क्योंकि जून 2012 में तो घोषणा करते हैं। पहली बार वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया गया 20 मार्च 2013 को, और पहली 20 मार्च 2013 को यह रिपोर्ट पेश की गई कि कौन सा देश सबसे ज्यादा खुश है, और उसके बाद हर साल 20 मार्च को दोस्तों ये रिपोर्ट पेश की जाती है। तो इस साल भी दोस्तों रिपोर्ट पेश की गई। इस साल दोस्तों जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इस साल जो अगर बोला जाए कि जो वर्ल्ड जो हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है वो जो 2024 की है, ठीक है, ये कब आई? तो दोस्तों ये आई है आपके 20 मार्च 2024 को। अब आप बोलोगे सर इस रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया? दोस्तों 143 देशों को इसके अंदर क्या किया गया है, शामिल किया गया। इन 143 देशों में अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट नंबर पे, है ना, फर्स्ट नंबर पे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कौन सा देश रहा, तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे जो देश रहा वो है आपका फिनलैंड। कौन सा देश है दोस्तों? फिनलैंड। ये एक यूरोपियन देश है। यूरोप महाद्वीप में अगर ऊपर की तरफ आप 3 देश देखोगे, इधर नॉर्वे, बीच में स्वीडन, इधर की तरफ फिनलैंड, फिर तो इधर रूस शुरू हो जाता है। तो जो फिनलैंड है, फिनलैंड दोस्तों वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आया। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। ठीक है, और सेकंड नंबर पे दोस्तों कौन सा देश रहा? सेकंड नंबर पे रहा है आपका डेनमार्क, जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क सेकंड नंबर पे रहा। थर्ड नंबर पे कौन सा देश रहा दोस्तों? थर्ड नंबर पे रहा है आइसलैंड। कौन सा रहा है दोस्तों? आइसलैंड। तो फिर आप बोलोगे सर लास्ट नंबर पे कौन सा रहा, वो भी बता दो लगे हाथ। एकदम सबसे आखिरी में कौन सा देश रहा? तो आखिरी में सबसे रहा दोस्तों अफगानिस्तान। वहाँ के हालात भी आपको पता है, कैसे लोग खुश रहे, कहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो अफगानिस्तान दोस्तों। ठीक है, अफगानिस्तान 143 पे रहा। तो आप बोलोगे सर फिर अपने इंडिया का हाल क्या है? अपने इंडिया का दोस्तों कोई ज़्यादा खास अच्छा हाल नहीं है। आप सोच लो 143 देशों में जो इंडिया की रैंक लगी दोस्तों वो 126 है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इंडिया की रैंक कितनी वर्ल्ड हैप्पीनेस जो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है दोस्तों 126 में, ये 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितनी है? 126वीं रैंक है आउट ऑफ 143 देश। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फिनलैंड। तो आप तो ऐसे याद रखना, फिनलैंड में लोग एकदम फन करते हैं। क्या करते हैं? फन करते हैं। तो फन से याद रखना क्या? फिनलैंड। फन करेंगे तो खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे कौन है? फिनलैंड है।
सेकंड नंबर पे मार्क कर दिया, क्या? डेनमार्क। थर्ड नंबर पे एकदम बर्फ से खेल रहे हैं, तो थर्ड नंबर पे ऐसे याद रखना, कौन सा? आइसलैंड। ठीक है, और लास्ट है अफगानिस्तान 143 और 126 पे है दोस्तों इंडिया। मजे की बात, आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, हमसे तो पाकिस्तान भी आगे निकल गया। पाकिस्तान की रैंक है दोस्तों 108। पाकिस्तान भी दोस्तों हमसे क्या है, पाकिस्तान भी हमसे क्या है दोस्तों, आगे है। आप ऐसे याद रखना थोड़ा सा, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी क्या है, पता नहीं कैसे आगे निकल के, बाकी वहाँ का मामला तो शांत लगता नहीं है ना। तो पाकिस्तान क्या मामला शांत है नहीं, लोग मरते रहते हैं, बॉम्ब फोड़ते रहते हैं, एम्बुलेंस को बुलाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे तो कौन सा नंबर घुमाएंगे? 108, 108 पे। 108 पे कॉल करोगे तो क्या एम्बुलेंस आएगी? बिल्कुल आएगी। तो 108 रैंक है दोस्तों किसकी? पाकिस्तान की। लेकिन हमसे तो आगे जो भी है। और हमारी रैंक कितनी दोस्तों? 126। हमारे से पीछे हमारे पड़ोसियों में ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे से पीछे अगर अपन देखें दोस्तों तो 128 रैंक है दोस्तों किसकी? श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका की। और इसके जस्ट बाद 129 है दोस्तों किसकी? बांग्लादेश की। अभी तो वहाँ तो वैसे भी मामला खराब ही है, लेकिन ज़्यादा भी हमसे पीछे नहीं है। बाकी नेपाल तक अपने से आगे है, शायद 93 के आसपास है। चाइना भी अपने से आगे है, 60 के आसपास रैंक है उसकी। तो ये कहानी है। लेकिन इसमें आप खास करके तो फर्स्ट की रैंक याद रखो फिनलैंड, इंडिया की रैंक याद रखो 126 और लास्ट अफगानिस्तान की रैंक याद रखो दोस्तों कितनी? 143। ठीक है, क्लियर है? बोलो डन है क्या? और अगर पूछे इस बार वाले जो ये रिपोर्ट आई है इसकी थीम क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो 2024 को हमने मनाया है, इसकी दोस्तों थीम क्या है? तो हैप्पियर टुगेदर, साथ में खुश रहो, हैप्पियर टुगेदर। ठीक है, हैप्पियर टुगेदर दोस्तों, ये क्या है? ये आपकी इस बार वाले 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की क्या दोस्तों थीम है। तो ये मैंने कुछ छुटपुट आपको फैक्ट बताया, मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर 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 याद रहेंगे। बोलो क्लियर है क्या? डन है? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। विच रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया हैज इट्स हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? मतलब किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा शहरों में रहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है हिंदू, ईसाई, बौद्ध नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो फिर उत्तर क्या होगा दोस्तों? फिर इसका उत्तर होगा जैन धर्म। क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों जैन धर्म। जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा दोस्तों कहां रहते हैं? शहरों में रहते हैं। तो ये भी एक छोटा सा फैक्ट है जो उम्मीद करता हूं जरूर जरूर आपको याद रह जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार अरेंज कीजिए जैसा हमारे संविधान में। Consider the following subjects and arrange them into a sequential order as mentioned in the Constitution। कितना इजी सा क्वेश्चन दे रखा है। हमारे संविधान के भाग दे रखे हैं, पार्ट दे रखे हैं, उनको अरेंज करना है। तो हम जानते हैं हमारे संविधान का भाग फर्स्ट का नाम ही क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र। तो ये तो फर्स्ट एकदम सही है। सेकंड आपको पता है क्या होता है? नागरिकता, जो कि थर्ड नंबर पे दे रखा है। थर्ड नंबर पे होता है मौलिक अधिकार, जो कि दे ही नहीं रखा है। फोर्थ नंबर पे कौन होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो फिर अब नंबर किसका आ जाएगा? इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा और फिर लास्ट में आ जाएगा मौलिक कर्तव्य। तो उत्तर क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या है दोस्तों? बी। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। आओ नेक्स्ट अगला देखते हैं। अरे भाई पता है ना, संघ व राज्य क्षेत्र आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक है? 1 से लेकर कहां तक है? 4 तक। नागरिकता आर्टिकल कहां से लेकर है? 5 से लेकर 11 तक। फिर आपको पता है कौन आ जाते हैं? फिर अपने को पता है कौन आ जाते हैं? मौलिक अधिकार, है ना? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? तो वो है आर्टिकल 12 से लेकर कहां तक है? 35 तक है। जो भाग क्या है वो तो आपका 3 है। ठीक है, उसका भाग 4 क्या है दोस्तों? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो 36 से लेकर कहां तक है? 51 तक। और मौलिक कर्तव्य में केवल एक मात्र आर्टिकल है, कौन सा? 51A। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला ये कि उपन्यासकार जो श्री सलमान रुश्दी है, जिनकी मैंने अभी बुक भी बताई थी, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में, को नाइट की पदवी या नाइटहुड की पदवी किसके द्वारा दोस्तों दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? तो उनको ये पदवी दोस्तों ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड द्वारा दोस्तों ये पदवी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आओ देखते हैं। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। छठा नहीं, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये बात किसकी हो रही है? बाय एरिया की। पॉपुलेशन में तो भाई साहब हम टॉप पे हैं, लेकिन एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों? गलत। संसार का लगभग 2.4 एरिया भारत के पास। हाँ बिल्कुल, ये एकदम परफेक्ट है। अगर वर्ल्ड के एरिया को 100% माने तो उसमें 2.4% इंडिया के पास एरिया, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, बिल्कुल सही है। भारत में कर्क रेखा एकदम बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से, एकदम बीचों बीच इंडिया से गुजरती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी एकदम सही है। अरे है ना, सबसे पहले गुजरात से, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। तो एकदम बीचों बीच से गुजरती है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है।
भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है दोस्तों क्या? उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है कर्क रेखा से मकर रेखा, 0 डिग्री के बीच में आती है, से मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। तो इसके बीच का जो भी एरिया होता है वो होता है आपका क्या? वो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत तो आपको पता है कहां से शुरू होता है। भारत तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और कहां तक चलता है? 37 डिग्री और 6 मिनट तक। जबकि कर्क रेखा तक की उष्णकटिबंधीय इलाका होता है, कहां तक? 23.5 नॉर्थ तक की उष्णकटिबंधीय इलाका होता है। तो भारत तो इसके ऊपर भी है, तो भारत पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय, इस वाले इलाके को तो बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत उष्णकटिबंधीय से भी क्या है? ऊपर भी है। तो पूरा भारत उष्णकटिबंधीय के अंदर नहीं आता है। तो जो आपका स्टेटमेंट नंबर 4 है ये भी क्या है दोस्तों? आपका गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड क्या है दोस्तों? सही है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। 4 आपको लोग दे रखे हैं, फिलोसोफर दे रखे हैं, और उनके द्वारा दिया हुआ सिद्धांत दे रखा है। ये अपने को याद रखना पड़ता है दोस्तों। तो अगर मैं बोलूं रामानुज, तो दोस्तों रामानुज ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने दोस्तों विशिष्ट द्वैत। क्या रामानुज ने दोस्तों कौन सा सिद्धांत दिया था? रामानुज ने दोस्तों विशिष्ट द्वैत करके सिद्धांत दिया था। जबकि अगर माधवाचार्य की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो इनका था दोस्तों क्या? ओनली द्वैत। जबकि अगर निम्बार्क की बात करें दोस्तों, तो इनका सिद्धांत था द्वैताद्वैत। जबकि वल्लभाचार्य का देखें तो दोस्तों ये क्या था? शुद्ध द्वैत। ये आपको याद रखना पड़ता है। ये इनके सिद्धांत अलग अलग है ना, अलग अलग अपने जो शिक्षाएं देते थे, सिद्धांत देते थे। तो उसमें रामानुजाचार्य का क्या है दोस्तों? है ना, तो आप थोड़ा सा याद रखना। इसमें भगवान श्री राम का है, तो राम तो एकदम क्या है? विशिष्ट है। ऐसे इनमें कंफ्यूज आते हैं, याद नहीं रहता शुद्ध द्वैत किसमें करें, विशिष्ट द्वैत किसमें करें, ओनली द्वैत किसमें करें, द्वैताद्वैत किसमें करें। तो इसमें कई बार अपन क्या हो जाते हैं दोस्तों? कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें राम, भगवान का नाम है ना, इसमें राम है, तो राम तो क्या है? विशेष है। तो विशेष से याद रखना, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत किसका? रामानुज का है। विशिष्ट द्वैत हमेशा याद रखना किसका दोस्तों? रामानुज का। ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन केवल ए का 4 केवल ए दे रखा है आपको, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही। बाकी आप हमेशा याद रखना ए, रामानुज का हमेशा क्या याद रखोगे? बताओ। राम आते दोस्तों विशिष्ट, तो विशिष्ट द्वैत रामानुज का हो जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद दोस्तों क्या है, जो आपका माधवाचार्य है दोस्तों, माधवाचार्य का तो ओनली है ना, माधव ने और कोई माथा बच्ची नहीं पाल रखी है, और कोई द्वैत के साथ और कुछ नहीं लगाना। माधवाचार्य क्या बोल रहे हैं? मेरे साथ और कुछ भी मत लगाओ, ओनली क्या है दोस्तों? द्वैत। ओनली दोस्तों क्या? द्वैत। तो माधवाचार्य जी का हमेशा अपने क्या याद रखना है दोस्तों? द्वैत। ठीक है, रामानुज का क्या याद रखना है? विशिष्ट द्वैत। जबकि माधवाचार्य का ओनली क्या है दोस्तों? द्वैत। ये आपको हमेशा याद रखना है। और निम्बार्क में दोस्तों द्वैत कितनी बार याद रखना है? 2 बार। निम्बार्क है ना, निम्बार्क इस थोड़ा 2-4 बार बोलना पड़ेगा आप लोगों को। निम्बार्क बोल रहा है कि मेरे द्वैत कितने बार रखो दोस्तों? 2 बार रखो। ठीक है, तो निम्बार्क दोस्तों 2 बार द्वैतोद्वैत है। जबकि वल्लभाचार्य का क्या है बताओ? वल्लभाचार्य बोल रहा है कि मेरा तो द्वैत एकदम कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए दोस्तों। तो वल्लभाचार्य का दोस्तों क्या है बताओ? वल्लभाचार्य का जो द्वैत है वो एकदम कैसा है दोस्तों? शुद्ध है। एक बार बोलो। राम जी क्या बताओ? विशिष्ट द्वैत है। ठीक है, नीम ऐसे याद रखना, बताओ नीम का पेड़, या ऐसे कुछ भी करके नीम का पेड़ के साथ और कुछ नीम इतना कड़वा है और कुछ चीज उसके ऊपर फिर आप ले ही नहीं सकते, इतना कड़वा, अकेला एकदम, ऐसे अकेला एकदम। तो निम्बार्क दोस्तों अकेला, ओनली क्या हो जाएगा? द्वैत। ठीक है, जबकि अपने क्या बात करें, नहीं सॉरी इसमें नीम भी अपने को याद रखना 2, नीम में 2 याद रखना। नीम में थोड़ा सा याद रखना, नीम में कितने बताओ? 2 है। तो नीम अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा उसको बना सकते हो कि अगर कोई कड़वी चीज खाएंगे ना, तो कड़वी चीज खाएंगे तो ओनली कड़वे से काम चलेगा नहीं, फिर इसके ऊपर कुछ और मीठी चीज खाएंगे, तब जाके दोस्तों क्या होगा? मामला शांत होगा। तो कड़वी के ऊपर मीठी मतलब कितनी चीज होगी? 2। तो निम्बार्क दोस्तों कितना है? 2 है। जबकि एकदम शुद्ध द्वैत दोस्तों कौन सा है? तो वो है आपके माधवाचार्य वाला, और वो है ओनली द्वैत। ठीक है, और अगर शुद्ध चला के वर्ड दे तो दोस्तों वो किसका? वल्लभाचार्य का। ये मैं बार इसलिए इतना टाइम दे रहा हूं उसके ऊपर क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए। इसके बाद अगर अपन बात करें, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, इसमें से कौन सी घटना के कारण? तो डाउट करने की जरूरत नहीं है, रिफ्रैक्शन। कौन सी घटना के कारण? रिफ्रैक्शन बोले तो अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या होता है? जैसे ही माध्यम में क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन, है ना। तो प्रकाश हो या आपकी ध्वनि हो, वो अपनी दोस्तों डायरेक्शन में क्या कर देती है दोस्तों? चेंज। समझ रहे हो ना। जैसे ही दोस्तों माध्यम में क्या होगा दोस्तों? परिवर्तन होगा, तो ये सीधे ऐसे ना जाकर दोस्तों क्या हो जाती है बताओ? मुड़ जाती है, या इधर या फिर इधर की तरफ। तो इस घटना को अपन बोलते हैं क्या? बोलते हैं अपवर्तन, बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो एक्चुअल में हमारी जो साउंड स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है वो किस घटना से सुनी जाती है साउंड की? तो रिफ्रैक्शन के माध्यम से। और एक फैक्ट बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था दोस्तों लेनेक ने। किसने किया था? लेनेक ने किया था। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो क्या? आप इसको ऐसे याद रखो
कैसे? जैसे एक डॉक्टर है ना, अब डॉक्टर जनरली दोस्तों पेशेंट को चेक करने जाता है तो गले में स्टेथोस्कोप टांग कर जाता है। तो एक दिन पेशेंट को चेक करने जा रहा था, लेकिन एक दिन जब जा रहा था तो स्टेथोस्कोप भूल के चला गया, और भूल कर चला गया तो अपने ऐसी मस्ती में जा रहा है, तो पीछे से नर्स ने आवाज़ लगाई, अरे मूर्ख इधर आ, क्या कहाँ जा रहा है, पेशेंट को क्या चेक करेगा, तेरे तो गले में है ही नहीं, क्या नहीं स्टेथोस्कोप, तो मैं लेके आया हूँ, ले और डाल दे। कहाँ डाल दे? अपने गले में। गले को क्या बोलते हैं? नेक। तो नर्स ने बोला डॉक्टर को, पहन ले इसको। कहाँ पहन ले? कहाँ पर? नेक में। ले कहाँ पर? नेक में। ले नेक। तो बताओ स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लेनेक ने किया था। तो थोड़ा सा ऐसे लिंक बना देना, डन। और बाकी उसमें कौन सी घटना होती है साउंड की? तो रिफ्रैक्शन होती है, बोले तो अपवर्तन होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों नाथुराम गॉडसे, है ना, एक बुक है नाथुराम गॉडसे, द स्टोरी ऑफ असैसिनेशन। ठीक है, द स्टोरी ऑफ असैसिनेशन। तो ये जो बुक है, असैसिनेशन होता है राजनीतिक रूप से किसी की हत्या करना, ठीक है, असाइन करना है ना, राजनीतिक रूप से किसी की हत्या करना। तो ये बुक किसने लिखी है दोस्तों? नाथुराम गॉडसे, द स्टोरी ऑफ एन असैसिनेशन। तो ये बुक अगर आपसे पूछा जाए किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है दोस्तों अनूप अशोक सरदेसाई ने। किसने? अनूप अशोक सरदेसाई ने दोस्तों ये बुक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये तो फैक्ट था, इसमें क्या है, अपन कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है, कुछ समझाने वाली चीज थी नहीं जो मैं आपको समझाऊं। अगला ये दोस्तों के बथुकम्मा उत्सव कहां से, कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? तो बथुकम्मा उत्सव दोस्तों जुड़ा हुआ है तेलंगाना से। ये तो भाषा से पता चला, बथुकम्मा, अम्मा साउथ वाली भाषा दोस्तों, तो बथुकम्मा। तो बथुकम्मा उत्सव का संबंध है दोस्तों किससे? तेलंगाना से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थंग का पेंटिंग किस पर बनी? एक तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है दोस्तों। तो जो थंग का पेंटिंग होती है वो दोस्तों एक्चुअल में किस पर वो आपके बनाई जाती है? किस पर? आपके कपास पर बनाई जाती है। थंग का पेंटिंग्स किस पर बनाई जाती है दोस्तों? कपास, कॉटन पे बनाई जाती है। ठीक है, एक बौद्ध पेंटिंग है। उसके अलावा बोले कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? तो पहली भारतीय महिला जिसने ग्रैमी अवार्ड जीता दोस्तों वो है तन्वी शाह। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो तन्वी शाह दोस्तों पहली भारतीय महिला है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। पुलित्जर अवार्ड जो समाचार पत्र या पत्रिका या ऑनलाइन पत्रिका या साहित्य या संगीत रचना इन सब में कोई अच्छा काम करता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है, पुलित्जर अवार्ड। तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1917 में। ये यूएसए में दिया जाता है, अमेरिका में ये अवार्ड दिया जाता है। और इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1917 के अंदर इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम, है ना, न्यूनीकरण का सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसको नियुक्त किया गया है? किस व्यक्ति को यह नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये भारतीय व्यक्ति, उनका नाम है दोस्तों कमल किशोर। कमल किशोर को दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सहायक महासचिव के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब देखो जिसमें कुछ है नहीं समझाने लायक, उसमें केवल फैक्ट्स है, वहां मैं ओनली आपको उत्तर बता रहा हूं। जहां समझाने लायक चीज है वहां अपन समझ रहे हैं, इसलिए मतलब का टाइम वेस्ट करने से भी कोई मतलब नहीं है। अगला, हाल ही में अडानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबे विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टेबलाइज किया। कहां पर? अडानी आते और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, अगर सबसे बड़ा स्थापित कर रहा है फिर वो कहां करेगा बताओ? गुजरात में करेगा। कहां करेगा? गुजरात में। नेक्स्ट अगला, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, इनको किस देश का राजा चुना गया दोस्तों? इनको मलेशिया का सुल्तान इस्कंदर, है ना, इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को कहां का राजा नियुक्त चुना गया दोस्तों? ये मलेशिया का राजा इनको चुना गया। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे पॉम्प जो रोग है दोस्तों, कौन सा डिजीज है दोस्तों? जो पॉम्प डिजीज है ना, इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो ये कोई बैक्टीरिया या वायरस वगैरह से होने वाला कोई डिजीज नहीं है, एक्चुअल में ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है दोस्तों। तो ये क्या है? एक आनुवंशिक विकार, एक जेनेटिक डिजीज है आपकी। ठीक है, ये किसी बैक्टीरिया वायरस से एक से दूसरे में नहीं फैल रही, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका नाम है पॉम्प। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक, है ना, के डायरेक्टर के पद पर किसको दोस्तों अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है? तो ये इसका उत्तर है दोस्तों अनुराग कुमार को। किसको? अनुराग कुमार को दोस्तों अभी हाल ही के अंदर डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी के रूप में अपॉइंट किया गया। तो ये आज के दोस्तों क्वेश्चंस थे, इसका एक एक करके अपन ने देखा सॉल्यूशन, जिसमें कुछ समझाने लायक था, उसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें भी बताई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद भी रहेगी और इन सब बातों को आप याद रखोगे, और आगे आने वाली कोई भी जो आपकी मॉक टेस्ट वगैरह कोई होगा या आपका कोई प्रॉपर पेपर होगा तो इन फ्यूचर में कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं उम्मीद करता हूं आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको हमेशा इंश्योर करके चलना है। ठीक है, तो सभी को थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में।